अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अली ज़ई व्लॉग्स। दोस्तों, इस वक्त जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पाकिस्तान में रात के तकरीबन 1 बज रहे हैं और दिन है इतवार का शुरू हो चुका है और तारीख है 22 मार्च। अब इस वक्त तकरीबन 1-1.5 घंटा पहले दुनिया भर से जो ख़बरें आ रही हैं उनके मुताबिक अमेरिका, इसराइल और ईरान जंग में पहली मरतबा एटमी जंग का ख़तरा शिद्दत इख्तियार कर चुका है। दो मुल्कों की एटमी तनसीबात के ऊपर हमले हो चुके हैं। अब न्यूक्लियर रेडिएशन लीक होने की क्या तफसीलात है वो आपके साथ शामिल करूंगा। क्या इसराइल सैमसन ऑप्शन के ऊपर गौर कर रहा है? ये सैमसन ऑप्शन इसराइल का खुदकश हमला दुनिया के ऊपर, वो आखिरी ऑप्शन जिसमें इसराइल का वजूद अगर ख़तरे में पड़ा तो इसराइल क्या करने जाएगा, इसकी तफसीलात इस वीलॉग को आपने आखिर तक देखना है, मैं आपके सामने रखूँगा। वन लाइनर हेडलाइंस जो अहम चीज़ें पिछले 24 घंटों में ईरान, इसराइल और अमेरिका जंग के अंदर अपडेट थी वो आपके साथ शामिल करूँगा। जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ शिया उलमा के जो बयानात पिछले 24 घंटों से आते रहे उसमें मज़ीद क्या शिद्दत आई और जुम्मे के खुतबात के अंदर उलमा का क्या मौक़िफ़ रहा जनरल आसिम मुनीर के हवाले से, इस्टेब्लिशमेंट का इस हवाले से क्या जवाब है, इमरान खान साहब की अपने बेटों के साथ टेलीफोनिक बातचीत, तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई के लिए जो तहरीक शुरू करने जा रही है उसकी क्या अपडेट है वो मैं आपके साथ शामिल करूँ। वन लाइनर हेडलाइंस आपके समझने के लिए आपके साथ शामिल करता हूँ। इसराइल के शहर डिमोना के ऊपर एटमी तनसीबात पर ईरान ने बड़ा हमला किया, इसकी तफसीलात आपके साथ शामिल करता हूँ। अमेरिका और इसराइल का मुश्तरका ईरान के जौहरी मरकज़ नातन्स के ऊपर हमला, ईरान का डेगो गार्शिया पर हमला। ये इस हमले ने तो दुनिया को हैरान कर दिया। 4000 किलोमीटर दूर मुश्तरका जो बरतानिया और अमेरिका की बेस है उसके ऊपर बहरे हिंद में ईरान ने अपने मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल पहुंचा दिए। ईरान ने कुवैत के ऊपर, यूएई के ऊपर अमेरिकी अड्डों पर हमले किए, कुवैत की ऑयल रिफाइनरी को भी निशाना बनाया। ट्रंप ने जंग ख़त्म करने पर गौर शुरू कर दिया, ईरानी तेल पर से पाबंदी ख़त्म कर दी। हिजबुल्ला ने पिछले 24 घंटों में इसराइल पर 55 हमले कर दिए। इसराइल क्या सैमसन ऑप्शन के ऊपर गौर कर रहा है? रूसी सदर ने नौरोज़ की मुबारकबाद ईरान को दी और मास्को गैर मशरूत तेहरान के साथ खड़ा है। बड़ा ऐलान रूसी सदर की जानिब से हुआ। इमरान खान साहब की बच्चों के साथ बातचीत, तहरीक इंसाफ ने बड़ी तहरीक शुरू करने का ऐलान किया। जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ शिया उलमा के जो बयानात हैं उनमें शिद्दत और क्या कुछ पैगामात थे, इसकी तफसीलात। सबसे बड़ी खबर पिछले चंद घंटों में ये थी कि इसराइल और अमेरिका ने मुश्तरका तौर पे दूसरा हमला, याद रखिए, नातन्स के ऊपर किया जहां पे ईरान की जौहरी तनसीबात मौजूद हैं। अब इस हमले से सबसे बड़ा ख़तरा सारी दुनिया को जो लाहक हुआ वो यही था कि यहाँ से न्यूक्लियर रेडिएशन जो है वो लीक हो सकती है, लेकिन IAEA है जो अक़वाम मुत्तहिदा का न्यूक्लियर वॉच डॉग का इदारा है, उसके मुताबिक अब तक कोई न्यूक्लियर रेडिएशन नहीं है। बाहर का जो तापमान है वो बिल्कुल ठीक है, बराबर है, रेडिएशन का लेवल जो है वो नॉर्मल है। लेकिन जो जवाबी हमला था बड़े मीडिया हाउसेस के मुताबिक जो इसराइल के डिमोना के ऊपर किया, न्यूक्लियर तनसीबात के ऊपर, वो न्यूक्लियर तनसीबात के करीब एक इमारत को जाकर के ईरानी मिसाइलों ने निशाना बनाया, जिसमें इसराइल ने ऑफिशियली अभी तक 23 लोगों के ज़ख्मी होने को कबूल किया है। लेकिन एज़ वी ऑल नो कि इसराइल अमवात को भी छुपाता है, अपने नुकसान को भी छुपाता है, अपने आप को जंग में फातह ज़ाहिर करने के लिए। लेकिन ईरान की जानिब से एक बहुत बड़ा पैगाम सारी दुनिया को ये था कि आपके जौहरी असासे भी महफूज नहीं हैं, हमारे मिसाइलों की रेंज के अंदर है। दूसरी जानब डेगो गार्शिया के अंदर जो बरतानवी और अमरीकी मुश्तरका बेस है उसके ऊपर ईरान के मिसाइल। अब ईरान इस चीज़ को नहीं सोच रहा कि सामने कौन सा मुल्क है, कितनी बड़ी ताकत है, कौन सी फ़ौज सामने खड़ी है, वो सारी दुनिया के साथ लड़ने को तैयार है, उसे नहीं फ़र्क पड़ता। वो ईरान को ये लगता है कि जहाँ पर भी अमेरिकन या जहाँ पर भी इसराइली मौजूद हैं वहाँ पर उसने हमला करना है। अब ये 4000 किलोमीटर दूर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों का हमला ये सारी दुनिया को इस वक्त हैरान कर रहा है। दूसरी जानब UAE, कतर और बहरीन और कुवैत के ऊपर जो इस वक्त हमले हो रहे हैं वो भी दुनिया के लिए हैरान कुन हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर सारी दुनिया के लिए, तमाम डिफेंस एनालिस्ट इस वक्त सर जोड़ करके बैठे हुए हैं कि भाई दो मुल्कों की जौहरी तनसीबात, अगर ईरान के अंदर जो नातन्स के ऊपर हुआ है उसमें भी न्यूक्लियर रेडिएशन अगर लीक होती है तो इसको एक एटमी हमला ही तस्वर किया जाएगा। बदले में जिस तरह से ईरान इसराइल की एटमी तनसीबात को निशाना बना रहा है तो वहाँ पर भी अगर किसी किस्म का नुकसान, अब तक की इतलात के मुताबिक, ये जो अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा है उसके मुताबिक न्यूक्लियर रेडिएशन नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कुछ घंटों बाद इस तरह की खबर आ जाए या दूसरे हमले के अंदर इस तरह की कोई खबर आ जाए सामने। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर इसमें कोई दो राय नहीं है कि दुनिया एटमी जंग के अंदर बाकायदा तौर पर दाखिल हो जाएगी। और सबसे ख़तरनाक चीज़ ये है कि अगर इसराइल के अगर वजूद को ख़तरा हुआ या इसराइल किसी भी जंग में शिकस्त खा गया तो इसराइल के अंदर एक गैर सरकारी तौर पर जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन मौजूद है उसका नाम है सैमसन ऑप्शन। अब ये सैमसन ऑप्शन क्या है? इसमें इसराइल के अंदर एक गैर सरकारी जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है उसके मुताबिक अगर कभी इसराइली फ़ौज को शिकस्त हुई, अगर कभी इसराइल के वजूद को ख़तरा हुआ तो तमाम जितने भी न्यूक्लियर एसिड्स हैं इसराइल के पास उसने अपने दुश्मन पे फेंक देने हैं।
چاہے اس سے اسرائیل کا وجود ہی کیوں نہ ختم ہو جائے، چاہے اس سے اسرائیل ہی کیوں نہ ختم ہو جائے، لیکن اس نے تمام نیوکلیئرز جو ہیں وہ اپنے دشمن کے اوپر داغ دینے ہیں۔ یاد رکھیے اسرائیل اب تک آفیشیل طور پر اس بات کا اعلان نہیں کرتا ہے کہ اس کے پاس نیوکلیئر ہتھیار موجود ہیں، لیکن یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ تقریباً 400 نیوکلیئر ہتھیار ایران اس کے پاس اسرائیل کے پاس موجود ہیں اور وہ آبدوزوں اور طیاروں سے حملہ کر سکتا ہے۔ اب یہ جو سیمسن ڈاکٹرائن ہے، سیمسن آپشن جو ہے ان کی نیوکلیئر ڈاکٹرائن، اس کے مطابق آپ دیکھیں اس کا نام انہوں نے کہاں سے، یہ تورات کے ایک واقعے سے انہوں نے لیا ہے بائبل کے، جس میں ایک شمشون جسے اردو میں آپ کہتے ہیں، اس کو جب فلسطینیوں نے قید کیا اور ٹیمپل کے ستونوں کے ساتھ جب اسے باندھا گیا تو اس نے خدا سے طاقت مانگی کہ خدا مجھے طاقت دے، اور پھر اس نے زور کے ساتھ اس ٹیمپل کے ستونوں کو گرایا اور اس ٹیمپل کے ستون گرنے سے وہ خود بھی وہاں پر مر گیا، جبکہ اس نے ساتھ میں ہزاروں دشمنوں کو بھی اس ٹیمپل کے نیچے دفن کر دیا۔ یہ سیمسن ڈاکٹرائن ہے اسرائیل کی، جو اسرائیل کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے۔ ان کا یہ آخری آپشن جو ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ جب کبھی اسرائیل کی فوج کو شکست ہوئی، جب کبھی اسرائیل کے وجود کو خطرہ ہوا، تو ہمارے پاس جو خودکش حملہ آخری آپشن رہتا ہے، چاہے اس سے اسرائیل ختم ہو جائے لیکن ہم نے اپنے دشمنوں کو بھی ختم کرنا ہے۔ یہ ایگزسٹ کرتا ہے سیمسن آپشن اسرائیل کے اندر۔ بہرحال دنیا میں بڑھتی ہوئی تیل کی جو قیمتیں ہیں اس کی وجہ سے امریکہ نے وقتی طور پر ایرانی تیل کی خریداری پر سے پابندی تو اٹھائی ہے، لیکن اب نئے ہرمز کے بند ہونے کی وجہ سے مزید اگر یہ بند رہتا ہے تو $200 فی بیرل کے اوپر تیل کی قیمتیں پہنچیں گی۔ شہباز شریف نے پاکستان کے اندر کل آپ کو چونا تو لگا دیا تقریر کر کے کہ میں نے قیمتیں نہیں بڑھائی، جبکہ پچھلے ہفتے 55 روپے فی لیٹر انہوں نے پیٹرول کی قیمتوں کو بڑھایا۔ اب یہ مزید آگے بڑھیں گی پاکستان کے اندر بلکہ دنیا بھر کے اندر، اور اس کے اندر نیٹو شامل نہیں ہونا چاہتا، یورپ اس کے اندر مکمل طریقے سے شامل نہیں ہونا چاہتا، اور ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نئے ہرمز کی جن کو ضرورت ہے وہ آ کر کے خود ہی اس کو اب کھلوا دیں۔ دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ کو بند کرنے کے اوپر بھی غور کر دیا، لیکن UAE جیسے ملکوں کی جانب سے یہ تک اعلانات ہو رہے ہیں کہ جناب جنگ 9 مہینے مزید آگے جاری رہ سکتی ہے، اور ایران یہ بیان دے رہا ہے آفیشیل طور پہ، ان کے اسپوک پرسن جو ہیں پاسداران انقلاب کی جو ملٹری کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران اپنے دشمنوں کے اوپر حملوں کو بند نہیں کرے گا، مزید جاری رکھے گا۔ دوسری جانب روسی صدر، اب جب ایران کی ایٹمی تنصیبات کے اوپر جب حملہ ہوا تو اس کے بعد روسی صدر کا یہ بیان کہ غیر مشروط طریقے سے ماسکو تہران کے ساتھ کھڑا ہے، اس سے بھی دنیا کی بڑی طاقتیں روس، چائنا اور امریکہ جو ہے اس کے اندر ہلچل اور طاقت کا جو توازن ہے وہ غیر متزلزل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ہاں بھائی ایران کے ساتھ اس وقت ماسکو جو ہے وہ کیوں آ کر کے کھڑا ہونا چاہتا ہے۔ دوسری جانب عمران خان صاحب کے بیٹوں کے ساتھ ان کی بات چیت کروائی گئی تقریباً 30 منٹ تک، یہ حکومتی ذرائع کی خبریں ہیں۔ اب عمران خان صاحب کی فیملی یا ان کے آفیشیل اکاؤنٹ سے اس حوالے سے کوئی بات چیت سامنے نہیں آئی کہ ان کی اپنے بچوں کے ساتھ کیا بات چیت ہوئی ہے۔ اب تک جب میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں میری نظر سے کم یہ معاملہ نہیں گزرا ہے۔ کل صبح جو بھی بات اس حوالے سے آئے گی وہ آپ کے ساتھ ضرور شامل کروں گا۔ تحریک انصاف کے سلمان اکرم راجہ جو ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کی رہائی تحریک کے حوالے سے عندیہ تو دے دیا ہے۔ سہیل آفریدی نے بھی اپنے ٹویٹ کے اندر واضح الفاظ میں کہا کہ پاکستان اس حوالے سے تیاری کرے۔ پاکستان اس وقت، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی بقا کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہو چکی ہے کہ جو پاکستان کی عوام کے اندر اتنے بڑے پیمانے پر یہ تقسیم چند جرنیلوں نے مل کر کے ڈالی ہے، ان اردلیوں اور ہارے ہوئے اور چوروں اور لٹیروں کو پاک صاف کر کے عدالتوں سے ریلیف دلوا کر کے ان کو جو نازل کیا ہے پاکستان کے اوپر، اس کی وجہ سے اتنی بڑی تقسیم ہے پاکستان کی عوام کے اندر کہ ان جنگی حالات کے اندر جہاں پر پاکستان کو خطرہ ہے، جہاں پہ افغانستان کے ساتھ ایک محاذ کھلا ہوا ہے، پڑوس کے اندر بالکل آپ کا بارڈر اتنا لمبا بلوچستان کا جو لگ رہا ہے ایران کے ساتھ، وہاں پہ اسرائیلی جہازوں سے اور امریکی جہازوں سے بمباریاں ہو رہی ہیں، ایسے وقت کے اندر عمران خان صاحب جو ہیں ان کی رہائی پاکستان کے لیے لازم و ملزوم ہو جاتی ہے کہ وہ عوام کو اکٹھا کر سکتے ہیں، ان حالات سے پاکستان کو باہر نکال سکتے ہیں۔ وہ عطر کاظمی صاحب سے کل سوال پوچھ رہی تھی سمینہ پاشا صاحبہ کہ اگر آپ کے پاس 3 آپشن ہوں کہ آپ جنگ ختم کر دیں، پاکستان کو خطرات سے باہر نکال دیں یا پھر عمران خان کو رہا کر دیں، تو آپ کس آپشن پہ جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا میں عمران خان کو رہا کروں گا، وہ باہر آ کر کے باقی دونوں کام کر دے گا۔ تو یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ تحریک انصاف کی رائے نہیں ہے، یہ میری رائے نہیں ہے، یہ ساری دنیا جو پاکستان کے انٹرنل پالیٹکس کو سمجھتی ہے، ساری دنیا کے جو بیسٹ اینالسٹ ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر کے جو حالات ہیں ان کو اگر ٹھیک کو کر سکتے ہیں تو وہ اس وقت عمران خان صاحب ہیں۔ ظاہر ہے چاروں صوبوں کے اندر ان کی بہت بڑی 90% نمائندگی ہے، عوام ان کے پیچھے کھڑے ہیں، ان کے فیصلوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ان کے ساتھ تو یہ حال ہے کہ اب جنرل عاصم منیر نے جو شیعہ علماء کے ساتھ بات چیت کی تھی اس کے اوپر تفصیلی ویلاگ میں نے کل کیا تھا، اس حوالے سے مزید شدت اب سامنے آنا شروع ہو چکی ہے۔ حالانکہ سو کالڈ پپٹس جو صحافی بٹھائے ہوئے ہیں انہوں نے تو دھمکیاں وغیرہ دینا شروع کر دی کہ یہ ملک کے اندر انتشار پھیلا رہے ہیں، یہ ملک کے اندر انارکی پھیلا رہے ہیں، ان کو پکڑا جائے، ان کو سزا دی جائے، وہی دھمکیاں جو ان کا جو انداز ہوتا ہے سو کالڈ پالشیوں کا۔ لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کہ
कि पिछले 24 घंटों से मुसलसल पैगामात आ रहे हैं और बड़े पैमाने पे तमाम शिया उलमा जो हैं, जो ऑथेंटिक लोग हैं, मसलक शिया के साथ ताल्लुक़ रखने वाले, उनके लोग आकर के वाज़ेह अल्फाज में जनरल आसिम मुनीर की बहुत बुरे तरीके से तनकीद कर रहे हैं और उन्हें वाज़ेह अल्फाज में कह रहे हैं कि यार तुम इसराइल चले जाओ, तुम अमेरिका चले जाओ, हम क्यों जाएं, ये हमारा मुल्क है, हमारी मर्ज़ी, हम जिसके साथ खड़े हों। हर इंसान की एक ज़ाती एफिलिएशन होती है, किसी मुल्क के साथ हो सकती है, वहाँ पे हमारे मुक़द्दस मसबी मकामात हैं, वो हमारे जो सुप्रीम लीडर वहाँ के जो शहीद हुए उनको अपना रहबर कहते हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि आप पाकिस्तानियत और आर्टिकल 5 है और वगैरह और धमकियाँ और तौहीन आमेज़ लहजा जाकर के आप इस्तेमाल कर सकते हो। जुम्मे ईद के खुतबे के अंदर जो चीज़ें हुई हैं वो बड़ी अमेजिंग थी। उलमा ने बड़ा खुल करके और वाज़ेह अल्फाज में इस चीज़ को मुस्तरद किया और उसके ऊपर शदीद तनकीद किया। मैं आपको बता रहा हूँ, कल भी अपने वीलॉग में मैंने आपसे कहा था कि जब से जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह बने हैं तब से आज तक इतनी ज़्यादा तनकीद और इतना खुल करके पाकिस्तान के उलमा की जानिब से इतनी बड़ी तनकीद कभी नहीं हुई जितनी पिछले 24 घंटों के अंदर ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चल रहा था। ये तुम इसराइल जाओ, जनरल आसिम मुनीर को पाकिस्तानी कह रहे थे। इतनी बड़े पैमाने के ऊपर शिया उलमा जो हैं वो उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं और उनकी इन बातों का जवाब दे रहे हैं। हम मुहिब्बे पाकिस्तानी थे, मुहिब्बे पाकिस्तानी हैं और मुहिब्बे पाकिस्तानी रहेंगे। हमें आपके सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। आपने ये कार्रवाई करके और शिया ने हैदर करार को ये कह के कि आप अगर ज़्यादा हैं तो ईरान चले जाएं, आपने सबसे पहले अपने आप को मुतनाज़ बनाया और फिर पाकिस्तान की आर्मी को मुतनाज़ बनाया। ये पाकिस्तान की फ़ौज है, इसमें शिया भी हैं और दूसरे मज़ाहिब के लोग भी हैं। पाकिस्तान बनने से पहले भी तमाम मुसलमान इकट्ठे रहते थे और पाकिस्तान बनने के बाद भी हम तमाम मुसलमान मकाते भाईचारे के साथ यहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। खुद आपने 2 घंटे तकरीर की, उलमा की भी तो आरा लेते, उलमा अपनी आरा देना चाह रहे थे और आप वहाँ से 2 घंटे की तकरीर करके रफू चक्कर हो गए। आप पाकिस्तान के मुलाजिम हैं, आप हमारे टैक्सों पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये आपके वर्दी जो है ये पाकिस्तान की वर्दी है, आर्मी की वर्दी पाकिस्तान की वर्दी है। इसलिए मेहरबानी फरमाएं, अपनी लैंग्वेज को भी दुरुस्त करें, हमें डराने की कोशिश ना करें। ये कौम आपसे डरने वाली नहीं। हमें आप थोड़ी सी कुर्सी पर मिलने से मत करो, ऐसा मत कर लो। इसलिए आपने चले जाना है, आपने चले जाना है, आपने रिटायर होना है, जो भी अहदे पर है, हुकूमतें खत्म हो जाएगी, आपने खत्म होना है। इन मोमिनीन के गोद में इसी अहदे पर आने वालों की भी परवरिश हो रही है। मां की गोद में उन्हीं कुर्सियों पर बैठने वालों की तरबियत कर रहे हैं। आप हमारे महाजों पर बैठे हुए जवानों को आपने बहुत सदमा पहुंचाया। तशय्युओं के अगर पाकिस्तान के 8 लाख सिक्योरिटी अहलकारों में से 3.5 लाख अगर आले मोहम्मद के मानने वाले हैं तो उनके दिलों को आपने सिग्नल पहुंचाया, उन सबसे माफी मांगना चाहिए। मैं आर्मी चीफ को ये पैगाम देता हूँ, मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ये पैगाम देता हूँ, कल का जो बात सुना के दरमियान में सारा एक आर्मी चीफ अपने मेरे जो उलमा की तौहीन की है उनका सजा आपको भुगतना पड़ेगा। अमेरिका इस्राइल के टुकड़े खाने वाले मौलवी हैं जो बड़े नबी को कब्र करेंगे। ये काफी था एक एसएससी पास ये का नालायक सिंध बहन जन्नत ये कहे कि जिनको अगर ईरान से बहुत मोहब्बत है तो उधर चले जाए। उनके तो तुम्हें इसराइल से बड़ी दोस्ती है, तुम इसराइल में जाकर करो, इस काबिल नहीं हो कि मुसलमान सरजमीन पर मत जाओ। जो ये बात कही गई है कि जिसको पाकिस्तान में रहना रहे और जिसको ईरान जाना वो ईरान चला जाए। हम ईरान क्यों जाएंगे, ये जवाब हमने वहाँ दिया था। जो अब जाहिर बात है जब गुफ्तगू करने नहीं दी गई वो भी मैं भी आपको हाल बताऊंगा। ये जवाब हमें वहाँ देना था जो अब हम आपको वीडियो के जरिए पैगाम दे रहे हैं। यहाँ पर ये गुफ्तगू भी हुई और जो लहजा था इंतहाई नामुनासिब लहजा था और मैं कराम इस लहजे के मुनासिब नहीं थे, मुआफिक नहीं थे। करता हूँ, मुतवज्जे कर रहा हूँ कि रवैये बदलो। ये रवैये इस हवाले से पाकिस्तान के मैं मुहिब्बे वतन होने की अपने पर कोई इसरार मैं नहीं कर सकता। मैं किसको तसल्ली दे रहा हूँ कि मैं मुहिब्बे वतन हूँ? मैं कसौटी हूँ, मैं परखूंगा लोगों को कि कौन मुहिब्बे वतन है। आप मुझे बतलाएं, इन कुफार को फौजी अड्डे देना, बेसिस देना, जगह देना, ये दुरुस्त है? ये जंग पूरे ईस्ट की, पूरे उम्मत इस्लामी की और तमाम इस्लामी ममालिक की फ्यूचर की जंग है, मुस्तकबिल की जंग है। किसी को तकलीफ है तो ईरान चला जाए। अगर दिल आपका तड़पता है ईरान के लिए तो हमारा इस्लाम के लिए, दीन के लिए, मजलूम के दिल तड़पता है। जिसका दिल नेतन्याहू के लिए तड़पता है, डोनाल्ड ट्रंप के लिए, चला जाए अमेरिका और इसराइल चला जाए, वहां उनके साथ रह जाके, छोड़ दे पाकिस्तान को। अल्लाह से वादा करते हैं हम मुसलमान, हमने जिन्होंने कुरान पढ़ा है इस महीने में, हम कुरान से हिदायत देते हुए ऐलान करते हैं कि हम यहूद और नसारा को राजी करने वालों पर अल्लाह की लानत भेजते हैं।
बहरहाल आने वाले घंटे ईरान, अमेरिका और इसराइल जंग के हवाले से बहुत अहम है। आपने नज़र रखनी है इस मामले के ऊपर। अगले वीलॉग में मज़ीद तफसीलात आपके साथ शामिल करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।